हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो जैसे कि आप सभी को पता है, ठीक है, कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का आप सभी का कोर 12 का पॉलिटिकल साइंस का कल एग्जाम है, ठीक है, और वो भी फर्स्ट सिटिंग में। ये सब चीज़ें आप सभी को पता है कि कब आपका एग्जाम है, नहीं है, और मुझे भी पता है। आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सारा वीडियो कंप्लीट करवाऊँगा। तो ये है स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कारण प्रणाली एंड इसका आलोचनात्मक का परीक्षण करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ही क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, लेकिन एग्जाम में यही क्वेश्चन को घुमा फिरा करके आपका आंसर यही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन 7-8 रूप में आपको चेंज कर सकता है। और आप लोग को स्क्रीन पर दिख ही गया होगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा। तो जितना भी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, ये सभी में से कोई भी एग्जाम में आता है, आपको आंसर यही डालना है, क्योंकि सभी का आंसर यही होगा, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन आपको चेंज कर दे, तो घबराना नहीं है, ठीक है। तो हमें बताना स्विट्जरलैंड। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ, स्विट्जरलैंड एक देश है और उस देश के प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो कार्य प्रणाली है उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है। आलोचनात्मक मीन्स होता है कि उसका दोष बताना, विरोध के बारे में, मतलब उसमें गलत चीज़ें क्या उसके बारे में बताना है। लेकिन अगर इसमें गलत पूछे चाहे सही पूछे, हमको तो बताना ही बताना है, लेकिन हमको पहले इसके बारे में पूरा डीपली जानना है। फिर हम लास्ट में आलोचना के बारे में बताएंगे। आलोचना जिसको बोलते हैं बुरा चीज़ें, ठीक है, गलत चीज़ें, तो मैं लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। आपको आलोचना पूछे चाहे कुछ भी पूछे, ठीक है, आपको क्वेश्चन को डिस्कशन पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हम देखेंगे स्विट्जरलैंड देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो भी वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो कार्य प्रणाली है, जैसे लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र को वहाँ पे चला रहे हैं नहीं चला रहे हैं, उसके बारे में हम सभी गुण दोष क्या है नहीं है सब कुछ जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड एक देश आप समझ गए। अब बात रह गया प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में। तो ये क्या होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र? तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लोकतंत्र से। लोकतंत्र क्या होता है आप सभी को पता है, जहाँ पे हम लोग अपने से वोट देते हैं और सरकार का निर्माण करते हैं, वही वह हमारा लोकतंत्र कहलाता है। लेकिन हमको पढ़ना लोकतंत्र यहाँ पे 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ होता है वैसा लोकतांत्रिक राज्य मतलब देश, ठीक है। तो ऐसा लोकतांत्रिक देश जहां जनता सीधे खुद से शासन का चुनाव करते हैं और यहां जनता का शासन होता है, ठीक है। देखिए बढ़िया समझिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है कि वहां पे डायरेक्ट जनता क्या करेगी, वोट देगी डायरेक्ट। क्या हम लोग राष्ट्रपति को चुन पाते हैं? क्या हम लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं? क्या मुख्यमंत्री को चुनते हैं? क्या हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी और को बनाते हैं, बड़े बड़े अधिकारी को, और वो अधिकारी फिर चुनते हैं राष्ट्रपति को। तो हम लोग डायरेक्ट राष्ट्रपति को चुनाव नहीं करते हैं। हाँ, हमारा देश लोकतंत्र है, लेकिन हम डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करते हैं, बल्कि हम अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं, ठीक है। तो प्रत्यक्ष रूप का मतलब हो गया, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, डायरेक्ट जनता अपने द्वारा चुनाव करेगी, अपना डायरेक्ट खुद अपने हाथों से चुनाव करेगी, वही होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और जब अपने हाथों से चुनाव करेगी तो शासन जो करने का होता है वो किसके पास होगा? शासन का अधिकार जनता के पास, क्योंकि जनता चाहेगी तो मुख्यमंत्री को नीचे लंबा सकती है, ऊपर कर सकती है। लेकिन अगर हम लोग मुख्यमंत्री को वोट देंगे ही नहीं, हम बनाए किसी और अधिकारी को, तो फिर वो अधिकारी का मर्जी है कि वो किसी और को बना सकता है। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर हम ही को वोट देना होता है तो हम जिस मुख्यमंत्री को बनाना चाहेंगे उसी को बनाएंगे, ठीक है। तो यही होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसमें जनता खुद अपने द्वारा, चाहे कोई भी नेता हो, कहीं का हो, चाहे प्रधानमंत्री का हो, राष्ट्रपति का हो, मुख्यमंत्री का हो, डायरेक्ट जनता अपने हाथों से वोट देती है, वही होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र इसका उल्टा होता है, ठीक है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र इसका उल्टा होता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि वैसा लोकतांत्रिक देश जहां जनता सीधे खुद से शासन का चुनाव नहीं करती, बल्कि जनता एक प्रतिनिधि द्वारा चुने जाते हैं। जनता क्या करती है, पहले एक प्रतिनिधि का चुनाव करता है और फिर वो प्रतिनिधि क्या करता है, फिर वो सरकार का चुनाव करता है। मतलब पहले हम लोग एक प्रतिनिधि का चुनते हैं, एक बड़े लेवल के नेता को चुनते हैं, फिर वो नेता क्या करते हैं, मंत्रियों को चुनते हैं, ठीक है। तो वैसा लोकतांत्रिक देश जहाँ जनता सीधे खुद से शासन का चुनाव ना करके जनता के प्रतिनिधि द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। जनता के प्रतिनिधि द्वारा चुना जाता है। जो हम लोग सरकार चुनते हैं, क्या खुद से मैं चुनता हूँ? नहीं, हम लोग एक प्रतिनिधि बनाते हैं और सरकार प्रतिनिधि द्वारा चुनाता है, ठीक है। और यहाँ जनता शासन नहीं करती है, और इस प्रकार में जनता शासन नहीं करती, बल्कि क्या कौन करता है, तो प्रतिनिधियों खुद शासन करती है। जैसे हम प्रधानमंत्री हम नहीं बनाए हम ही, लेकिन हम किसी और को वोट दिए, और फिर वो बड़े जो नेता बना वो हमारा फिर क्या दिया, प्रधानमंत्री को दिया, ठीक है, वोट। तो इस प्रकार से तो अभी हमारा देश में शासन कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री कर रहा है। अगर हम लोग अभी मान लो बहुत सारे बोलेंगे कि इस नियम को चेंज कर दो, तो क्या वो चेंज कर देंगे एक ही बार में? नहीं करेंगे, ठीक है ना। मतलब उसके अंदर शासन है। लेकिन प्रत्यक्ष वाला में क्या होता था? प्रत्यक्ष वाला में होता था कि अगर सारे जनता अगर चाहेगी तो तुरंत सरकार को नीचे गिरा सकती है, क्योंकि इसने खुद डायरेक्टली वोट दिया है, ठीक है।
तो ये होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और मुझे इसमें पढ़ना है स्विट्जरलैंड का प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में। क्यों? क्योंकि जो स्विट्जरलैंड देश है ना, वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र चलता है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताने के लिए भूल गया था, लोकतंत्र को दूसरा भाषा भी है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखें। यहाँ पे जो है ना, ये वाला यहाँ पे आपको राजतंत्र भी मिल सकता है, ठीक है, आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। जहाँ पे लोकतंत्र लिखा हुआ है यहाँ पे राजतंत्र भी हो सकता है। तो लोकतंत्र राजतंत्र एक ही है, ठीक है, ध्यान रखें आप लोग इस बात को। चलिए, तो हमको ये जो स्विट्जरलैंड देश है इसका मुझे क्या पढ़ना है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में। यानी कि वहाँ की जनता डायरेक्ट सरकार को चुनती है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, डायरेक्ट अपने हाथों से चुनती है। तो उसके बारे में हमें पढ़ना है इसमें, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र, तो वहाँ पे एक आदमी है लिंकन ने इसके बारे में कुछ बोला है। क्या बोला है सो देखिए, मैं सारा वीडियो बता दूंगा आपको। और जो पॉइंट आपको थोड़ा बहुत नहीं भी आता ना, तो कोई ज़रूरी नहीं कि इसको स्टेप बाय स्टेप ही लिखना है। यहाँ 4-5 लाइन का नहीं है कि इसको रट के जाना और लिख देना। जो नहीं भी आ रहा उसको ज़्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जितना आपको समझ में आता है उतना आपको लिखना अपने लैंग्वेज में, ठीक है। लिंकन ने कहा कि लिंकन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का परिभाषा देते हुए, लिंकन जो आदमी था इसने बोला प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में कि यह वह सरकार है जो जनता की हो और जनता के लिए हो और जनता द्वारा चलाई जाए। यानी कि इसने कहा प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक क्या होता है कि जनता का होता है, जनता के लिए होता है और जनता के द्वारा चलाई जाता है। यानी जनता की होता है और जनता के द्वारा चलाई जाती है और ये जनता के लिए ही होता है, ठीक है। जनता जैसे कहेगी वैसे सुनेगी। तो इसने कहा क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में कि जनता के लिए होता है, जनता के द्वारा चलाया जाना चाहिए और जनता का ही होता है, ठीक है। अमेरिका, जापान, फ्रांस, भारत और अनेकों देश में लोकतंत्र तो पाया जाता है, परंतु वह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। आप लोगों को पता है अमेरिका, जापान, फ्रांस, हमारा जहाँ तक हमारा भारत भी जो है ये हमारा लोकतंत्र तो पाया जाता है, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष। हम लोग क्या सरकार को डायरेक्ट चुन लेते हैं? नहीं, हम लोग सरकार को नहीं चुनते हैं, तो ये हम लोग का अप्रत्यक्ष है। लेकिन स्विट्जरलैंड में क्या है, प्रत्यक्ष है, जहाँ पर जनता लोग डायरेक्ट चुनते हैं और फिर वो सरकार जो होती है वो क्या करती है, लोगों का बात मानती है, ठीक है ना। और वो सरकार किसके लिए होती है? जनता के लिए होती है। सरकार किसका बात मानती है? जनता का बात मानती है। और सरकार किसके अकॉर्डिंग काम करती है? जनता के अकॉर्डिंग काम करती है। किस में? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, माने कि स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और जनता के लिए ही होता है। कौन होता है? जनता के लिए होता है, यानी कि जो सरकार होती है वो जनता के लिए होती है। किस में? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। लेकिन शासन जनता नहीं कर पाती है, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट जो मैंने बताया यहाँ पे थोड़ा बढ़िया से देख लें, ठीक है। इसके पहले क्या बोल रहा है कि परंतु वह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है क्योंकि यहाँ जनता की सरकार है। देखिए यहाँ पे जो हम लोग बोले थे फ्रांस और भारत को जो एग्जांपल लिए थे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे हम लोग अप्रत्यक्ष पाया जाता है। क्यों अप्रत्यक्ष पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पे जनता के लिए ही होता है, जनता के लिए तो होता है सरकार, लेकिन यहाँ शासन जो करते हैं वो जनता करती है। हम भारत जो है वो अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चुनते तो हम लोग हैं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, ठीक है, इसलिए हमारा अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक है। समझने में कोई डिफिकल्ट हो रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा इधर उधर ज़्यादा घुमा रहा हूँ इस वीडियो में, प्रयास करूँगा शॉर्टकट बताऊँ, ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है कि राज्य व्यवस्था की नीतियों का निर्माण एवं उसके संचालन के सिद्धांत समस्त नागरिकों के हाथ में हो। देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि राज्य व्यवस्था का नीतियाँ, जितना भी राज्य व्यवस्था में जो भी नीति वगैरह का निर्माण करना है और उसका संचालन करना है, उसको बनाना है, उसको आगे बढ़ाना है, उस सभी का सिद्धांत, सभी जितने भी सारी चीज़ें वो नागरिकों को हाथ में होना चाहिए। जो भी नियम कानून बनाना है सब नागरिक के हाथ में होना चाहिए। नागरिक अपना बैठक करे, सम्मेलन करे और समस्त नियमों का संचालन करे। मतलब प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि नागरिक अपना खुद से बैठते हैं, खुद से सम्मेलन करते हैं। सम्मेलन मतलब ही वही होता है एक साथ इकट्ठा होना, ठीक है, और समस्त नियमों का संचालन खुद से वो लोग अपना संचालन मतलब नियम कानून बनाते हैं, ठीक है। और इन सभी कार्यों के लिए जनता के प्रतिनिधियों को अधिकार ना मिले। और यहाँ पे ये कहा जाता है कि इन सभी कार्यों के लिए चाहे नियम कानून बनाना हो, चाहे कुछ भी निर्णय लेना हो, इसमें प्रतिनिधि का अधिकार नहीं होना चाहिए। प्रतिनिधि मतलब जिसको हम चुनते हैं, ठीक है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रतिनिधि का अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जनता लोगों का अधिकार होना चाहिए नियम कानून बनाने का। नेक्स्ट, और यह व्यवस्था स्विट्जरलैंड के छोटे छोटे कैंटनों में जीवित है। अब यहाँ पे देखिए कैंटनों आया है नाम, ठीक है। देखिए अब यहाँ तक आप लोगों को पहले पता चल गया कि जो हमारा प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो क्या है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक ऐसा चीज़ होती है जो सरकार का बात नहीं चलता है, वहाँ पे लोगों का बात चलता है। जो भी नियम कानून बनाना होता है वो सारा लोग जनता बनाता है, ठीक है। कि कौन सा नियम को बनाना है, कौन सा नियम को नष्ट करना है, ये सब जनता निर्णय लेता है। और ऐसा निर्णय क्या भारत में चलता है? भारत में नहीं चलता है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली सरकार को चुनते नहीं है, ठीक है। ऐसा नियम कहाँ चलता है कि जनता चाहेगी तो नियम कानून को खत्म कर सकती है, इस स्विट्जरलैंड में, क्योंकि वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अगर सरकार तुरंत नहीं सुनेगी तो उसको डायरेक्टली लोग गद्दे से उतार देंगे। लेकिन हम लोग अभी प्रधानमंत्री को नहीं उतार सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने उसको नहीं चुना। उसका जो कार्यकाल है, जो समय तक, वो समय तक वो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। चलिए
तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये जो हमारा इसी प्रकार का जो सिस्टम है ना, जहाँ पे जनता के द्वारा लोग चुना जाता है, ये कहाँ पे है? तो ये स्विट्जरलैंड के छोटे छोटे कैंटनों में है। अब ये स्विट्जरलैंड के छोटे छोटे कैंटनों मतलब क्या है? तो कैंटनों मतलब होता है राज्य, जैसे हमारा झारखंड बिहार है ना ये सब, वैसे स्विट्जरलैंड में 20 राज्य हैं। ये बहुत बड़ा देश नहीं है, ये बहुत छोटा देश है। तो स्विट्जरलैंड में 20 क्या है देश है, 20 राज्य है, और 6 और राज्य हैं, लेकिन 20 राज्य बड़े बड़े हैं थोड़ा सा, और उससे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कौन से हैं? 6 राज्य हैं। यानी कि टोटल कितना हो गया? 26 राज्य हैं। ठीक है, टोटल हमारा जो होते हैं वो कितना राज्य हैं? 26 राज्य हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। ओ सॉरी दोस्तों, एक चीज़ मुझसे मिस्टेक हो गया कि स्विट्जरलैंड जो है यहाँ पे वो स्विट्जरलैंड के अंदर जो है वो 10 राज्य, मैंने 20 राज्य बता दिए, सॉरी आप लोगों को। ठीक है, कितना देश है? तो जो स्विट्जरलैंड है उसके अंदर जो राज्य स्थित है वो उसी को बोलते हैं कैंटन। ठीक है, कैंटनो। और वो हमारा जो बड़े बड़े हैं उसको बोलते हैं कैंटनो, और छोटे वालों को भी कैंटनो बोलते हैं। लेकिन जो बड़े हैं वो 10 हैं, और जो छोटे हैं वो 6 हैं। ठीक है, आप लोग इस बात को बढ़िया से ध्यान में रखें। ठीक है, जो कैंटनो है वो कितना है? टोटल हमारा मिलाकर के 16 है, जिसमें से 10 बड़े हैं और 6 छोटे छोटे हैं। राज्य जैसे हमारा 29 राज्य है ना, अभी 28 हो चुका है, तो 28 राज्य को हम लोग जो राज्य बोलते हैं ना, वहाँ पे जो स्विट्जरलैंड है ना, वहाँ पे क्या बोला जाता है? कैंटनो बोला जाता है। तो आप लोग यहाँ से समझ गए। तो जिस प्रकार से प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पे है, ये कहाँ पाया जाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र? तो स्विट्जरलैंड में, और स्विट्जरलैंड के हर एक राज्यों में पाया जाता है, यानी कि हर एक छोटे छोटे कैंटनों में जीवित है ये चीज़ें अभी भी। ठीक है, और स्विस, अब यहाँ पर स्विस का मतलब क्या? स्विस मतलब ये शॉर्टकट है स्विट्जरलैंड का। ठीक है, और स्विट्जरलैंड शासन पद्धति का एक अनोखी और ख़ास विशेषता यह है कि यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक आज भी प्रचलित है। मतलब क्या कि जो हमारा ये है स्विट्जरलैंड, इसका एक और शासन पद्धति का एक बहुत अनोखा चीज़ क्या है कि यहाँ अभी भी प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक जीवित है। यहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक चलते हैं, जनता अपने से यहाँ पे चुनती है सरकार को। ये चीज़ें अभी भी जिंदा है कहाँ पे? तो स्विट्जरलैंड में। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोला कि जनसंख्या की वृद्धि एवं विशाल राज्यों का निर्माण के कारण विश्व के अन्य राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को असंभव मानकर त्याग दिया गया है, वहीं स्विट्जरलैंड में अभी जीवित है। देखिए, जहाँ पे बहुत बड़ा जनसंख्या होता है ना, वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं चल सकता है। जैसे भारत है, यहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं चल सकता क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। वो लोग बोलेंगे कुछ, ये लोग बोलेंगे कुछ, ऐसा प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं चलता है। हम देंगे उसको चुनाव, वो देगा उसको चुनाव, हम बोलेंगे नहीं ये कानून नहीं होना चाहिए तो हम सरकार को नीचे उतार देंगे। 10 आदमी कहेगा नहीं ये कानून सही है, तो फिर उसको सरकार को गद्दे पर बैठाएंगे। तो इस प्रकार का नियम नहीं चलता है। ऐसा प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहीं पॉसिबल है जहाँ पे जनसंख्या कम है। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है कि जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं होता है। और ये संभव ना होने की वजह से ही फिर वो देश ये चाहता भी नहीं है कि ये देश क्या बने, लोकतंत्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र बने, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है। तो निश्चित सी बात है कि वो देश नहीं चाहेगा कि यहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र हम बनाएं। ठीक है, ऐसा कहाँ पे, लेकिन ये चीज़ें अभी जीवित कहाँ पे है? तो ये जीवित है हमारा ये स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अभी वहाँ पे बहुत सारे कम जनसंख्या है, इसी की वजह से, कम जनसंख्या होने की वजह से ही वहाँ पे अभी जीवित है, नहीं तो वहाँ पे जीवित नहीं हो पाता। ठीक है, अब नेक्स्ट बोल रहा है कि साथ ही स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जनता का शासन होता है। अब कहा, एक नंबर के क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या कहा जाता है? तो उससे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ स्विट्जरलैंड में जनता का शासन होती है, इसलिए वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र को इसको घर कहा गया है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे ये हमारे जो स्विट्जरलैंड है उसके प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में क्या कहा। तो कुबली के अनुसार, अगर ये सब चीज़ आपको नहीं समझ में आता तो आप लोग छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये कुबली के अनुसार, तो ब्राइस के अनुसार। ठीक है, कुबली के अनुसार, कुबली ने कहा कि स्विट्जरलैंड नागरिक का स्थिति यह है कि वह खुद अपना स्वामी और शासन उसके लिए केवल एक सेवक है। देखिए, कुबली ने कहा कि जो हमारा स्विट्जरलैंड है उनका जो नागरिक का स्थिति यह है, यानी कि उसने स्विट्जरलैंड के नागरिकों का स्थिति बताया कि वह खुद अपना स्वामी है, कि जो जितने भी सारे स्विट्जरलैंड का नागरिक है वो खुद अपना स्वामी है, और शासन उनका एक नौकर के रूप में, यानी कि उसका सेवा करता है उल्टा। ठीक है ना, यानी कि जो जनता है वह वहाँ का स्थिति बताया कि जनता खुद वहाँ का स्वामी है, खुद वहाँ का शासन है करता है जनता, और जनता का जो शासन है, जो बनाते हैं अपने मंत्रियों को, वो इसका सेवक है, जनता का सेवा करता है वहाँ के शासन करने वाले लोग। जैसे हमारा प्रधानमंत्री है तो इसी टाइप के वहाँ के प्रधानमंत्री क्या करेंगे, सब जनता को सेवा करेंगे। ये कहना है कुबली के अनुसार। ठीक है,
नेक्स्ट है ब्राइस के अनुसार। ब्राइस ने कहा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का विद्यार्थी अध्ययन करे, इससे बड़ी बात उनके लिए और कुछ नहीं हो सकता। इसने कहा कि इस जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है इसको अध्ययन करना चाहिए विद्यार्थियों को, और अगर विद्यार्थी इसको अध्ययन करता है तो इससे बड़ा और भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बारे में बहुत ही अच्छा सीख मिलता है विद्यार्थियों को। ठीक है। मुनरो के अनुसार इनका कहना है कि प्राचीन समय से स्विट्जरलैंड कैंटनों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र शामिल है, यहीं से दूसरे राज्यों में प्रवेश किया है। देखो, इसका कहना है कि हमारा भी जो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र चल रहा है और भी जो अनेकों देशों में चल रहा है, ऐसा बात नहीं कि सिर्फ स्विट्जरलैंड में ही चल रहा है, और भी बहुत सारे देश होंगे वहाँ पे चल रहा है। तो इनका कहना है कि सबसे पहले जो ये चलना स्टार्ट हुआ है ना प्राचीन समय यानी कि बहुत पहले समय से, वो स्विट्जरलैंड के कैंटनों में हुआ था, यानी कि स्विट्जरलैंड के एक छोटे छोटे राज्य है ना जो, उसमें स्टार्ट हुआ था प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और फिर यहीं से देख सीख करके सारे लोगों ने अपना अपना देश में क्या कर दिया, प्रवेश कर दिया और अपने अपने देश में उन लोगों ने लागू किया। लेकिन सबसे पहले यहीं से सीख के सारे लोग गए हैं, ऐसा कहना है इसका। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन। अब यहाँ पे हम लोग ये देखना है कि जो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसका क्या साधन है, क्या उपकरण है। ठीक है ना, आखिर वहाँ पे कैसे चल पा रहा है सब चीज़ें, कि जो स्विट्जरलैंड है वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, कैसे चल रहा है, क्या नियम सिस्टम वहाँ पे चलाने का। क्या कोई आदमी दो आदमी जाकर कहेगा कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे, आप अपना सीट से उतर जाइए, तो क्या वहाँ पर जनता उतर जाएगी? कुछ तो इसका नियम कानून होगा ना लोगों का। तो देखिए, लोग निर्णय, यहाँ पे एक लोगों का निर्णय है। ठीक है, एक क्या इसके बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को, फिर से मैं बता रहा हूँ स्विट्जरलैंड के प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन के बारे में, कि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कैसे चलता है। तो लोग निर्णय, ठीक है, तो लोग निर्णय मतलब समझ में आ गया होगा कि लोग यहाँ पे निर्णय करेंगे। देखिए, स्विट्जरलैंड में लोग निर्णय का अधिकार का प्रयोग दो रूपों में किया जाता है। पहला है अनिवार्य जनमत संग्रह। अनिवार्य मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है, जनमत मतलब जनता के लोग, और संग्रह मतलब जनता इकट्ठा होंगे। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड में कोई भी संविधान संशोधन तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक कि जनता के संग्रह द्वारा उसका समर्थन प्राप्त ना कर लिया जाए। मतलब कहना ये कि अगर जो स्विट्जरलैंड वहाँ के अगर संविधान में कोई नियम को बढ़ाना चाहता है या तो कोई नियम को वहाँ पे ख़त्म करना चाहता है, नष्ट करना चाहता है, तो सरकार अपना मर्जी से नहीं कर सकती है। पहले वो क्या करेगी, जितने भी सारे जनता लोग हैं वो जनमत लोग यानी कि जनता लोग क्या करेंगे, संग्राम करेंगे, संग्रह हो जाएंगे, एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे। उसके बाद जो जनता लोग कहेंगे वैसा ही सरकार करेगा। बिना जनता के समर्थक को सरकार संविधान में कुछ भी संशोधन नहीं कर सकता है। ठीक है, संविधान का कोई भी अंश तभी बदलाया जा सकता है जब जनता का अधिक बहुमत प्राप्त हो। अगर जनता जब बहुत ज़्यादा जनता लोग कह रहे हैं कि नहीं हाँ इस चीज़ों का परिवर्तन होना चाहिए, तो संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन अगर कुछ कम लोग कह रहे हैं तो संविधान में परिवर्तन नहीं हो सकता और सरकार अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है, जब तक कि जनता का एक बहुत ज़्यादा जनसंख्या ना बोले कि हाँ ये सब चीज़ों का परिवर्तन होना चाहिए, तब तक सरकार का अधिकार नहीं है कि वो ये सब चीज़ों का परिवर्तन कर दे। ठीक है, और एक दो जनता कहे तो भी नहीं बात माना, कम से कम आधा से ज़्यादा जनता अगर हाँ बोलती है तभी चेंज हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है वैकल्पिक जनमत संग्रह। वैकल्पिक जनमत संग्रह क्या, इसके अंतर्गत अगर जनता चाहे तो पहले से बने कानून पर सोच विचार करने का मांग कर सकता है। देखिए, इसके पहले भी तो बहुत सारे कानून बना होगा, तो वो कानून सही है कि गलत है, जनता चाहे तो उस पर निर्णय ले सकती है कि जो पहले से बना हुआ कानून है वो सही है कि गलत है। और फिर जनता क्या कर सकती है, अगर सही लगेगा तो ठीक है, अगर सही नहीं लगेगा तो जनता उसका क्या कर सकती है, फिर उस नियम को नष्ट करने के लिए सरकार से आदेश देगी। ठीक है, मतलब जनता जिस भी कानून पर जनमत संग्रह करना चाहे, यानी कि जनता जिस भी कानून पर जनमत संग्रह करना चाहे, जनमत संग्रह मतलब आप लोग समझ रहे हैं, जनमत संग्रह मतलब आप लोग समझ रहे हैं, यानी कि जनता लोग एक साथ बैठ करके संग्रह करेगा। ठीक है, तो जनता कोई भी कानून हो, चाहे जितने भी सारे कानून लिखा हुआ है, अगर जनता लोग को लगेगा कि नहीं ये कानून हम लोगों के लिए अच्छा है चाहे खराब है, चाहे तो इस कानून पर हम लोग को बैठ करके बात करना चाहिए, तो जनता जो भी कानून पर अपना जनमत संग्रह करना चाहिए, यानी कि बैठ करके वो लोग संग्रह होकर के कुछ बात विचार करना चाहिए, वो आराम से कर सकता है। और अगर उनको लगेगा कि ये कानून ठीक है तो रहने के लिए दिया जाना चाहिए, और अगर उनको लग रहा है कि ये कानून अच्छा नहीं है तो फिर वो कानून को क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दूसरे नंबर में आता है आरंभक। ये सब चीज़ें क्या, ये सब चीज़ें हैं जो वहाँ का लोकतंत्र, जो वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है ना, वो जो सफल हो पा रहा है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहाँ कैसे चल रहा है, तो ये सब चीज़ों की वजह से चल रहा है। ठीक है, अभी आपने क्या देखा कि जब आधे से ज़्यादा लोग बोलेंगे तभी संविधान में चेंजिंग होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो इसी प्रकार से ना चल रहा है वहाँ पे। तो यही सब चीज़ बता रहा है कि वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, कैसे चल रहा है। तो दूसरा है आरंभक की वजह से ही वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र चल रहा है, क्योंकि स्विट्जरलैंड में आरंभक का प्रयोग सिर्फ संविधान में संशोधन
के लिए किया जाता है। मतलब देखिए आरंभक का मतलब क्या कि आरंभक का प्रयोग तभी किया जाएगा वहाँ पे स्विट्जरलैंड में जब संविधान में संशोधन करना हो, संविधान में कुछ चीज़ों को जोड़ना हो या तो फिर कुछ चीज़ों को हटाना हो, तभी आरंभक का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए इसे संवैधानिक आरंभक कहते हैं, क्योंकि ये संविधान में काम करता है और संविधान के नियमों कानूनों को उतार चढ़ाव करता है, इसलिए इसको हम संवैधानिक आरंभक कहते हैं। और आरंभक दो प्रकार के होते हैं, एक पूर्ण संशोधन होता है और एक आंशिक संशोधन होता है। पूर्ण संशोधन की मांग 50,000 मतदाताओं की मांग पर की जाती है। अगर संविधान में पूर्ण संशोधन करना चाहता है, एक बड़े लेवल पर करना चाहता है, तो कम से कम वहाँ की जनता 50,000 का सहमति होना चाहिए, तभी वो पूर्ण संशोधन होगा, यानी कि एक बड़े लेवल पर संशोधन होगा। ठीक है। और एक आंशिक संशोधन होता है। आंशिक संशोधन होता है जो संविधान के किसी एक अंश में संशोधन का प्रस्ताव आंशिक संशोधन कहलाता है। अगर आपको छोटा मोटा कोई हल्का फुल्का परिवर्तन करना तो उस टाइम वहाँ पे आंशिक संशोधन कहलाता है। अगर बड़े लेवल पर तो पूर्ण संशोधन कहलाता है वहाँ के लोगों का। ठीक है। नेक्स्ट, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सफलता, कि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्यों इतना सफल हो पा रहा है, क्या आखिर रीजन है। ठीक है, सफलता बताना आप लोगों को। तो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सफलता का निम्नलिखित कारण है। स्विट्जरलैंड की जनता का निर्मल चरित्र। देखिए वहाँ पहली बात तो क्या है कि वहाँ की जनता बहुत साधारण है और एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते हैं, निर्मल चरित्र, एकदम सीधा शांत है, इसीलिए वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र चल पा रहे। नहीं तो अगर हम लोग के जैसा होता है, इंडिया के जैसा, तो कभी नहीं चल पाता, क्योंकि वो कुछ बोलता है ये कुछ बोलता है। तो यहाँ के लोगों जैसा वहाँ नहीं, वहाँ के लोग ईमानदार हैं, बढ़िया हैं, उन लोगों का चरित्र अच्छा है, उन लोग समझते हैं चीज़ों को, इसलिए वहाँ पे अभी तक प्रत्यक्ष लोकतंत्र चल रहे हैं, तो कभी नहीं चल पाता। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या देखिए, लोगों की इच्छा पर आधारित राजनीति। वहाँ पे जितना भी सारा राजनीति होता है, जितना भी सारा राजनीति में जो भी चीज़ें होता है, वो सब किसके इच्छा पर होता है, लोगों की इच्छा पर होता है, जनता की इच्छा पर। जो जनता कहता है वैसा ही, जिस प्रकार का जनता कहते हैं उसी प्रकार का वहाँ का राजनीति भी होता है। अगर कोई चीज़ों में हाँ कहते हैं तो हाँ का ही राजनीतिक होता है, नहीं तो नहीं। ये कानून बनना चाहिए, अगर जनता हाँ कह रही तो हाँ का ही राजनीति चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ठीक है। मतलब जो भी कुछ होता है लोगों की इच्छा पर होता है। ठीक है। तीसरा, छोटा पहाड़ी देश। एक छोटा सा पहाड़ी देश, अगर बड़ा देश होता तो शायद यहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं सफल हो पाता, लेकिन छोटा सा पहाड़ी देश है। चौथा, लोगों को आपसी विश्वास, और ये सभी को लोगों का आपसी विश्वास है। देखिए मेरे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये वीडियो, मतलब ये बहुत ज़्यादा, मैं 4 पेज में मेरा आंसर हो चुका था, इसलिए मैंने 1 2 3 4 में पेज दिया। आप चाहे तो 1 लिख लेते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है। जो नंबर 1 है, स्विट्जरलैंड की जनता का निर्मल चरित्र, और इसके नीचे आप लोग कुछ डिफिनेशन इसका दे सकते हैं कि स्विट्जरलैंड का जनता बहुत ही साधारण होता है, एक दूसरे से उन लोग मिलजुल कर रहते हैं। इसका मतलब अंडरलाइन करके नीचे आप इसके बारे में कुछ डिस्कशन भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा 4 से 4.5 पेज में ऑलरेडी आंसर हो चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली पॉइंट ही लिख दिया। ठीक है, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं पेज बढ़ाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का गुण। स्विट्जरलैंड में आप देखते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या गुण है, क्या लाभ है उससे। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का निम्नलिखित गुण है। पहला, जनता में खुद का शासन का विकास। जनता में खुद का शासन का विकास होता है। जनता को ऐसा महसूस होता है कि यहाँ का शासन मैं ही हूँ। ठीक है। और उनके अंदर शासन करने का विकास होता है। ठीक है। और उनका राजनीतिक में थोड़ा सा पकड़ होता है, क्योंकि उन लोग खुद क्या करना नहीं करना खुद से उन लोगों को जिम्मेदारी होता है, क्योंकि वहाँ पर सरकार को इन लोग जैसा कहते हैं वैसा ही करता है। तो वहाँ पे जनता में खुद का शासन का के प्रति विकास होता है। दूसरा, शासन की त्रुटियों को दूर करना। और वहाँ कुछ भी अगर सरकार तुरंत गलती करते हैं तो वहाँ पे इन लोग तुरंत पकड़ते हैं। वहाँ पे तो जितनी भी सरकार गलतियाँ करती है वहाँ पे तुरंत वो गलतियाँ दूर हो जाती है। तीसरा, जनहित के अनुकूल कानूनों का निर्माण। और जैसा ही वहाँ कानून का निर्माण वैसा ही किया जाता है जो जनहित के अनुकूल, यानी कि जनता के हित में ही हो। ऐसा कोई कानून ना हो जो कि जनता के हित में नहीं है। ऐसा वहाँ पे हमेशा कानून बनाया जाता है जो जनता के हित के अनुकूल हो। ठीक है। तो जनता को देखते हुए वहाँ का कानून बनाया जाता है। चौथा, जनता को राजनीतिक शिक्षा। और जनता को राजनीतिक का शिक्षा भी मिल जाता है, क्योंकि देखिए अभी हम लोगों को देश में गलत चल रहा है, नहीं चल रहा है, सब लोग तो भाग तो नहीं लेते, कुछ लोग आंदोलन करते हैं, तो उन सभी को पता है कि कहाँ पे कैसे आंदोलन करना चाहिए। तो राजनीतिक में उनका पकड़ होता है, लेकिन हम लोग को नहीं करना, क्योंकि हम लोग को पता है हम लोग कुछ बोलेंगे नहीं बोलेंगे बात फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो हम लोग को राजनीतिक में उतना पकड़ नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग कोई ऐसा अधिकार होता है कि आप लोग बोलेंगे तो सरकार बात मान जाएगी, तो शायद हम लोगों को भी राजनीतिक में पकड़ होता, जिस प्रकार से स्विट्जरलैंड वाले को राजनीतिक में पकड़। चलिए अब देखते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी कि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का विरोध, यानी कि दोष, इसका मतलब गलत चीज़ें इसमें क्या है, कौन सा ऐसा गलत चीज़ें, हानिकारक चीज़ें। ठीक है। तो देखिए जब स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र, आप लोग सभी को पता है कि हम लोग स्विट्जरलैंड के बारे में पढ़ रहे हैं, वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र चल रहा है, तो उससे कुछ फायदा भी होगा, तो फायदा हम लोगों ने देख लिया। अब कुछ हानि भी होता है, तो हानि दोष यानी कि विरोध। ठीक है। तो उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए समय तथा धन का खर्च, आप सभी को पता है कि वहाँ पर डायरेक्टली सरकार को चुनने का अधिकार लोगों का है,
लोगों को लगेगा कि मान लीजिए आज सरकार बना दिया, लोगों को लगा कि ठीक काम कर रहा है, 10 दिन बाद लग रहा है गलत काम कर रहा है, तो फिर सरकार को नीचे उतार देगी, फिर दूसरा सरकार बनाएगी, फिर कुछ दिन के बाद उतार देगी ऊपर, फिर एक सरकार को बनाएगी। इस टाइप से एक ही महीने में लगता है 3-4 को भी चेंज हो सकता है एक ही दिन में 10 को चेंज हो जाए। तो इस प्रकार से लोगों का मेहनत भी जाता है, समय भी जाता है, लोगों का पैसा भी खर्चा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जहाँ पे जनता का डायरेक्टली सरकार चुनने का अधिकार हो, तो वहाँ पे समय तथा धन का ज़्यादा खर्चा होता है। दूसरी बात, जनता में उदासीनता होता है। उदासीनता मतलब क्या, जहाँ पे हम लोग नहीं बोलते जैसे कोई भी चीज़ पर कलर चढ़ा हुआ है, अगर मान लो कोई रेड कलर का है, वो धूप में रख दिया, वो फीका हो गया, तो हम लोग बोलते हैं उदासीन हो गया। तो उदासीन का मतलब क्या, देखिए हमारे यहाँ पे 5 साल में एक बार चुनाव होता है, तो हम लोग बोलते रहिए हमको बढ़िया से चुनाव करना है, सोच समझ कर चुनाव करना है, थोड़ा अंदर में कुछ जज्बा रहता है कि हम लोग को चुनाव दिए, हम लोग आज एक बहुत बड़ा काम किए। लेकिन वही अगर डेली चुनाव देना पड़ता है आपको सरकार को, क्या आज ये सरकार को बनाना, कल वो सरकार को बनाना है, तो क्या इसके प्रति आपको इंटरेस्ट रहेगा? बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहेगा, इंटरेस्ट हट जाएगा आपका। तो जनता में क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, इंटरेस्टिंग हट जाएगा। तीसरा, रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन, और इससे क्या होता है ना, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में रूढ़िवादी को विकास मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। कैसे, देखिए आप लोग हमेशा चाहोगे वही काम करने के लिए जो बचपन से चलते आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि अभी क्या इसके पहले से ऐसा होते आ रहा है कि जो बड़े लोग हैं, ठीक है, अगर कहीं जॉब है तो फिर क्या होता है उनका मतलब जॉब हटने के बाद भी उसको पैसा मिलता रहेगा, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक। अब यही भावना मन में बैठा रहेगा सभी लोगों को, तो हमेशा सरकार से यही चीज़ मांग करेंगे वो लोग कि हमेशा जो पहले से चलते हुए आ रहा है, जो पुराने ज़माने से चलते हुए आ रहा है, उसी चीज़ को आपको भी चलाना है। आप लोग सरकार से यह अनुरोध बार बार करोगे कि पहले से जैसा चलते आ रहा है वैसा ही आपको भी करना है, ठीक है, नहीं तो आपको गद्दी से उतार देंगे। तो इससे क्या होता है पता है, कि जो पुराने समय में जो भी चीज़ चलते आ रहा है ना, जनता लोग उसी चीज़ों को पकड़ के रखते हैं कि सरकार इस चीज़ों को क्यों नहीं कर रहा है। पहले का सरकार इस चीज़ों को करती थी, पूरा भी क्या सरकार क्यों नहीं कर रही है। तो ये पुरानी चीज़ें हमेशा चलती रहती है, चलती है, और नया चीज़ें कोई भी ढूंढने का प्रयास नहीं करता है। बस पुराने चीज़ों पर ही ध्यान जाता है कि पहले का सरकार ऐसे करता था, आपका सरकार क्यों नहीं कर रहा है, और नया क्या होना है वो नहीं, किसी को इस पर नहीं ध्यान जाता, ठीक है। जैसे भी हमारा नया क्या हो गया कि जिसका जॉब था अब उसका जॉब हट गया तो उसको पूरा ज़िंदगी भर पेंशन नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं चेंजिंग हुआ। लेकिन उस टाइप वाले लोगों में क्या होता है, चेंजिंग नहीं देखने को मिलता, बस पुराने चीज़ों ही हमेशा चलते रहता है। तो वही होता है रूढ़िवादी, यानी कि पुराने चीज़ों का इसमें क्या होता है, विकास होते रहता है। चौथा क्या है कि वहाँ पे जो जनता लोग पढ़े लिखे हैं वो भी, जिसको ज्ञान बुद्धि है राजनीति के प्रति वो भी, और जिसको राजनीति के प्रति ज्ञान बुद्धि नहीं है वो भी, सभी लोगों का समर्थन देखा जाता है कि कौन लोग ज़्यादा समर्थन दिए हैं उन्हीं का बात माना जाएगा। तो साधारण जनता में कानून निर्माण का योग्यता नहीं होना, कि जो साधारण जनता होती है जिसके पास कुछ ज्ञान नहीं होता है, उसमें कानून कैसे निर्माण करना है, कौन सा कानून बनाया जाना है, कौन सा कानून किसके लिए अच्छा रहेगा, वो सबका तो ज्ञान बुद्धि नहीं है। फिर भी वो लोग चलते बोलते में बोल देंगे नहीं ये कानून बनाया जाना चाहिए, तो क्या ये सही है? ठीक है, तो आप लोगों ने क्या देख लिया कि साधारण जनता में कानून निर्माण की योग्यता ना होना, यानी कि वहाँ के साधारण जनता में क्या होता है, कानून निर्माण करने की योग्यता नहीं होता है, फिर भी उन्हें प्रत्यक्ष रूप से सरकार चुनने का अधिकार मिल गया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं निष्कर्ष पर। तो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के गुण और दोष का अध्ययन करने के बाद हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, यानी कि हम इसका गुण को भी देख लिए और अच्छाई चीज़ों को भी देख लिए। गुण और दोष यानी दोनों, अच्छा बुरा दोनों मैंने देख लिया, और इस चीज़ों को देखने के बाद हम इस चीज़ पर निष्कर्ष पहुँचते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सही प्रयोग स्विट्जरलैंड में किया जा रहा है। क्या हमारे इंडिया में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का यूज हो रहा है? नहीं। और देश में हो रहा है क्या? नहीं। कहाँ पे इसका सही यूज हो रहा है? तो स्विट्जरलैंड में इसका सही यूज किया जा रहा है, और बाकी भारत में तो पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? थोड़ा सा इसमें मैं जल्दीबाजी में थोड़ा सा मिस्टेक कर गया था, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि वहाँ पे 20 राज्य था, तो वहाँ पे 20 राज्य नहीं बल्कि 10 राज्य था बड़ा, और उससे छोटा 6 राज्य था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होता है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।